5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया। दोस्तों, ये थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेट के अंदर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर यह आरोप लगाया विपक्ष ने कि उन्होंने मणिपुर में कई महीनों से चल रही हिंसा को रोका नहीं है। दे हैव फेल्ड टू स्टॉप द वायलेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स। इसके जवाब में पलटवार करते हुए मोदी जी ने याद दिलाया कि 1966 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मिजोरम पर बम गिराए थे। तो यहां पर प्रधानमंत्री जी जिस घटना का जिक्र कर रहे थे वो हुई थी 1966 में, और ये भारत के इतिहास में एकमात्र मौका है जब हमारी वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने भारत की धरती पर भारत के ही लोगों पर बम गिराए हों। यह घटनाक्रम है मार्च 1966 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें ऑफिस में आए उस वक्त केवल 2 महीने हुए थे, उन्होंने मिजो रिबेलियन को रोकने के लिए मिजोरम के कई हिस्सों पर बमबारी करवाई, खास करके आइजॉल शहर पर। मिजोरम के लोगों पर इस बमबारी का बहुत लंबे समय तक इंपैक्ट रहा था, लेकिन इसकी चर्चा कभी खुलकर हो नहीं पाई। आज मिजोरम के लोग इस दिन को मनाते हैं एज जोराम नी या जोराम डे, जिस दिन ये एयरफोर्स के द्वारा बमबारी करी गई थी, क्योंकि इसमें कई सिविलियंस भी मारे गए थे। तो आज मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ आपसे इस ऐतिहासिक घटना के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप पाथफाइंडर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं टू गेट द अपडेट्स ऑन माय वीडियोस। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो देश का सबसे अफोर्डेबल उड़ान बैच हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पर आपको 900 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग, टॉपर्स के द्वारा मार्गदर्शन, ये सब कुछ आपको केवल 8,400 रुपए में अवेलेबल होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इतने कम प्राइस में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज होगा। जी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो हमारी टीम है, जो हमारे एजुकेटर्स हैं, आप उनके लेक्चर्स पाथफाइंडर चैनल पर देख सकते हैं। हमने कुछ डेमो लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फोन नंबर 9595008800 पर कॉल कीजिए। 7 PM से पहले कॉल कर लीजिएगा और हमारी टीम मेंबर्स आपके सभी आशंकाओं का, सभी डाउट्स का जवाब दे देंगे। और कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। हमने 4 ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी एंड PSIR। ये कोर्सेज भी देश के सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर हमने लॉन्च किया है, 8,400 रुपीज अगेन फॉर दी ऑप्शनल एज वेल। और ये प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप GS और ऑप्शनल दोनों की कंबाइंड क्लासेस को लेना चाहते हैं देन इट इज अवेलेबल टू यू ओनली एट 14,315 रुपीज। लेकिन ये सभी प्राइसेस केवल अभी हमारे इंडिपेंडेंस डे ऑफर के तहत हैं, तो टाइमली इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। जिसको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, बेसिक से प्रिपेयर करना चाहता है, देन दैट पर्सन शुड ज्वाइन दी NCERT बैच। ये एक हमने पाथफाइंडर पास अभी लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको हमारे सभी कोर्सेज, चाहे वो बैच अभी शुरू हो रहा है या भविष्य में शुरू होगा, ऑप्शनल बैच है, कोई भी ऑप्शनल बैच है, आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट बाय गेटिंग दिस पाथफाइंडर पास। फ्यूचर में जो हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, क्रैश कोर्स होगा, रिवीजन कोर्स होगा, उनमें भी आप ज्वाइन कर पाएंगे विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी। सो जस्ट गेट दिस पास फॉर वन टाइम एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years। आपको कोई और कोर्स या सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पाथफाइंडर पास आपको 20,000 रुपीज में अवेलेबल होगा इफ यू यूज द कोड महिपाल। आइए अब बात करते हैं असम की। आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो मिजोरम की बात कर रहे थे 2 मिनट पहले तक, अब अचानक असम की कहां से बात हो रही है। तो दोस्तों 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय पूरा उत्तर पूर्व भारत असम के रूप में ही गवर्न होता था। ऑल द स्टेट्स दैट यू सी टुडे, वो सारे स्टेट्स लगभग बाद में बने हैं। ज्यादातर उत्तर पूर्व का इलाका असम राज्य के अधीन था। उसमें कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो चाहे वो नगा हिल्स हो, चाहे लुशाई हिल्स हो, ये सभी अब आज के समय में नागालैंड या मिजोरम जैसे राज्य बन चुके हैं। हाँ, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, ये प्रिंसली स्टेट के रूप में गवर्न होते थे, लेकिन इनमें भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सेपरेटली गवर्न होते थे। तो कुल मिलाकर पूरा उत्तर पूर्व भारत असम के रूप में ही यहां पर देखा जाता था। लेकिन ये सारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खास करके आज का अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनका ये मकसद था कि हमें एक अलग राज्य या फिर एक अलग देश चाहिए, डिपेंडिंग ऑन होम यू आस्क, किसी को देश, किसी को अलग राज्य। और ये डिमांड क्यों शुरू होती है? क्योंकि 1950s में असम की सरकार ने असमी भाषा को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी थी। एक तो ये कारण था, यानी कि जो भाषा यहाँ असम वैली की है, कोशिश करी गई कि वो सभी पहाड़ी इलाकों में भी चले। लेकिन इन ट्राइबल्स के अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने कल्चर हैं, सभी ट्राइब्स जो हैं वो यूनाइटेड भी नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स। जैसे मैं अब कह रहा हूं कि जब नगा ट्राइब्स है तो नगा ट्राइब्स भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि केवल 1 या 2 ट्राइब है। तो यहां पर जो डाइवर्सिटी थी वो शायद एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के थ्रू गवर्न नहीं हो सकती थी। इसीलिए यहां पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, कि हमें या तो अलग राज्य या फिर अलग देश का दर्जा दिया जाए। और अल्टीमेटली 1987 से जो आप मैप देख रहे हैं भारत का, वो इस प्रकार से है कि उत्तर पूर्व भारत के अंदर अब ये 8 राज्य, 8 स्टेट्स आ चुके हैं।
लैंग्वेज इशू के अलावा एक और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था। 1959 में असम में भूखमरी के हालात होते हैं, बारिश कम होती है, इन सभी ट्राइबल एरियाज में, पहाड़ी इलाकों के अंदर खाने पीने की बहुत ही किल्लत है, लोग भूखमरी से मर रहे थे। लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही असम सरकार, दोनों में से कोई इस फेमाइन को रोकने में सफल नहीं रहता है और कई सारे जो ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पर सैकड़ों लोगों की डेथ हो जाती है। इवन टिल सम बाय सम एस्टिमेट्स दे से दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। इससे लोग और नाराज हो जाते हैं कि हमारी अपनी सरकार होती राज्य में तो हम कुछ रिलीफ एफर्ट्स कर पाते, लेकिन सरकार है असम में, असम के लोगों की, वैली पीपल उन्हें कहा जाता है, या जो असम के लोग हैं उनकी सरकार है, हमारा ट्राइबल या हिली एरिया के लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब असम की सरकार का ये इनएक्शन देखा तो कई राज्यों के अंदर, कई ट्राइबल एरियाज के अंदर एक अलगाववाद की फीलिंग आती है और कई नए संगठन बनते हैं। उसी क्रम में मिजोरम वाला जो आज का इलाका है, उस समय इसे मिजो हिल्स या लुशाई हिल्स कहते थे, यहां पर एक संगठन बनता है जिसका नाम है MNF, मिजो नेशनल फ्रंट। और धीरे धीरे मिजो नेशनल फ्रंट मिलिटेंट की तरफ बढ़ जाता है। मिलिटेंट यानी कि हथियार उठाकर अपनी बात कहने लगता है और वो अपना एक मिलिट्री आर्म बनाता है जिसको कहते हैं मिजो नेशनल आर्मी या MNA। तो मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF जब बना था तब वो कहता था कि हमें तो अलग राज्य चाहिए, हम बातचीत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसी के कई लोग जो हैं वो मिलिटेंट वाले रास्ते पर चल पड़े एंड बाय 1966 देयर वाज अ फुल ब्लोन इंसर्जेंसी इन मिजोरम। लोग हथियार उठाकर भारत सरकार के खिलाफ ये कह रहे थे कि हमें आज़ादी दे दो, वी वांट इंडिपेंडेंस। तो ये समय मिजो हिल्स के अंदर एक बड़े हिंसा का दौर था और ये 1960s का समय है। MNF की स्थापना में सबसे बड़ा रोल था पूल आल्डेंगा का, जो इसके अध्यक्ष भी रहे कई सालों तक, कई दशकों तक। और ऐसा माना जाता है कि यह संगठन पहले नॉन वायलेंट था, लेकिन इसको हथियार उठाने के लिए इंस्पायर किया पाकिस्तान ने। क्यों? आप देखिए, बॉर्डर, मिजोरम का बॉर्डर काफी हद तक बांग्लादेश से लगता है और बांग्लादेश उस समय था ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर हथियार या जितना भी अन्य प्रकार का सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड किया गया MNF और MNA को, और इन्हें कहा गया कि आप हथियार उठाकर मिलिटेंट तरीके से अपनी डिमांड्स पूरी करवाइए। तो पूल आल्डेंगा भी खुद काफी इंटरेस्टिंग करियर रखते थे, ही वाज अ हवलदार इन इंडियन आर्मी और इसीलिए इन्हें लड़ना भी अच्छे से आता था। लेकिन जब 50s में इन्होंने स्थिति देखी कि भारत सरकार और असम सरकार ने मिजोस के साथ क्या किया है, यानी कि कुछ नहीं किया है, इसीलिए इनका मन तब स्टेट से या सरकार से उठ गया एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग अ वॉर ऑफ सेसेशन, यानी कि अलगाववाद के रास्ते पर जाकर देश से अलग होने की इन्होंने ठान ली। अब 1966 में एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया, उस प्लान का नाम था प्लान जेरिको। ये जेरिको प्लान बताया जाता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के साथ बैठकर बनाया गया था, क्योंकि पूल आल्डेंगा अरेस्ट से बचने के लिए काफी समय पाकिस्तान में रहा करते थे। तो उनकी तरफ से ये आइडिया दिया गया कि आप जाकर अपने फाइटर्स को कहिए कि आइजॉल, यानी कि जो उस एरिया का लुशाई हिल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, उसको कब्जा कर लें। एक बार अगर आइजॉल शहर में MNF का झंडा फहरा दिया जाता है, केवल अगर 2 या 3 दिन के लिए भी वो फाइटर्स शहर को होल्ड कर पाते हैं भारत के खिलाफ, तो इस मिजोरम को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए पाकिस्तान UN में बातचीत करेगा। तो पाकिस्तान का प्लान ये था कि बेसिकली जो उन्होंने 1965 में कश्मीर में करने की कोशिश करी थी और फेल हो गए थे ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से, वो सेम कोशिश इनकी यहाँ पर 66 में थी कि मिजो फाइटर्स को कहा जाए कि आप जाकर आज़ादी घोषित कर दो, हम UN में जाकर बात करेंगे कि ये तो आज़ाद मुल्क है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो 1966 के फरवरी में ये पूरा प्लान बनता है। इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी फाइटिंग शुरू होती है और दूर दराज के पहाड़ी के इलाकों से, याद रखना कि मिजोरम इज मोस्टली हिली, मोस्टली फॉरेस्टेड, तो पहाड़ी इलाकों से ये आइजॉल की तरफ फाइटर्स आते हैं और ये आइजॉल शहर में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी 1 मार्च 1966 को। लालडेंगा खुद उस समय कहां थे? वो कराची में हुआ करते थे और उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री का पूरा सपोर्ट था। लेकिन स्थिति इससे भी और बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में 2, 3, 4 मार्च को जो हथियार डाल चुके थे, MNF के कई लोग हथियार डालकर भारत सरकार के द्वारा पीस टॉक्स में शामिल होना चाह रहे थे या फिर जिन्होंने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया था, उनकी हत्या करी जाने लगी। तो यहां पर माहौल काफी खराब हो गया था। मिजोस के जो ये संगठन है MNF, इसने आइजॉल पर कब्जा जमा लिया और इन्होंने आर्मरी कैप्चर कर ली थी। आर्मरी यानी कि वो जगह जहां पर हथियार रखे जाते हैं। तो हथियार कैप्चर हो चुके थे पुलिस के, जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स है आसाम राइफल्स उनके, और जो आसाम राइफल्स का बटालियन हेडक्वार्टर है उस पर भी हमला शुरू हो गया था और ये हेडक्वार्टर हाथ से जाने ही वाला था। इनफैक्ट कुछ अकाउंट्स तो ये कहते हैं कि आसाम राइफल्स का हेडक्वार्टर इन लोगों के MNF के कब्जे में आ चुका था। ये वो समय है जब उस समय देश के गृह मंत्री हुआ करते थे गुलजारी लाल नंदा। तो GL नंदा ने इंदिरा गांधी जो नई नई प्रधानमंत्री बनी थी 2 महीने पहले ही, उनको गूंगी गुड़िया कहते थे लोग उस समय, तो गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा बहुत बड़ा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये एरिया भारत के हाथ से जा सकता है, वी कुड लूज मिजोरम फॉर एवर। ये सब डिस्कशंस जब चल रहे हैं 2-3 मार्च को, तब याद रखना लगातार आसाम राइफल्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, पैरामिलिट्री के हमारे जवान मारे जा रहे थे उस समय। और इंडियन आर्मी ने जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से आइजॉल शहर के अंदर रसद और हथियार पहुंचाने की कोशिश करी आसाम राइफल्स तक, या जो भी उनकी आर्मी की भी यूनिट्स तैनात थी,
तो वो हेलीकॉप्टर सफल नहीं हो पाए क्योंकि जमीन से उन पर हमला किया गया। देखिए हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर पर अगर 10 लोग मिलकर गोली चलाएंगे तो 2-4 गोली भी अगर लग गई तो हेलीकॉप्टर को डैमेज हो सकता है और वो गिर भी सकता है। तो ये हेलीकॉप्टर वाला जो तरीका है ये असफल रहा। इनफैक्ट असम राइफल्स के लोग हैं हर तरफ से घिर चुके थे। फाइनली ये कॉल लिया जाता है होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि बम गिराए जाएंगे। लेकिन यहां पर भी हिस्ट्री में दो तरह के वर्जन्स हैं कि एयरफोर्स का एक्चुअल इस्तेमाल किस तरह के लिए किया गया। इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमने बॉम्ब्स नहीं गिराए, हमने इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया केवल गोलियां चलाने के लिए। तो इसको कहा जाता है स्ट्रेफिंग। ये एक शब्द होता है मतलब एयर फाइटिंग वगैरह में कि स्ट्रेफिंग का मतलब है जब आप हवाई जहाज का इस्तेमाल बंदूक की तरह गोलियां चलाने के लिए करते हैं। तो इनके अंदर देखिए मशीन गन्स लगी रहती है एरोप्लेन्स के अंदर और इन्हीं से गोलियां चला सकते हैं। और इंडियन आर्मी ने या फिर सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने कई सालों तक ये बात कही कि हमने कोई बॉम्ब नहीं गिराया आइजॉल में, हमने केवल स्ट्रेफिंग करी थी, यानी कि हमने गोलियां चलाई और रसद का सामान पहुंचाया। तो एयरफोर्स का इस्तेमाल रसद का सामान पहुंचाने के लिए किया गया। लेकिन बाद में ये पता चला आफ्टर मेनी ईयर्स जब आइजॉल के लोगों की बात मीडिया में या डॉक्यूमेंट्री मेकर्स तक पहुंची कि हाँ आइजॉल में उस समय बम गिराए गए थे। याद रखिए उस समय कोई इंडिपेंडेंट मीडिया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जाकर उसे कवर नहीं कर सकता था, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे जाने के। इनफैक्ट आज 2023 में भी मीडिया मणिपुर में जाके प्रॉपर्ली चीजों को कवर नहीं कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 1966 में क्या हालात होंगे। तो बहुत ही रेयर इक्का दुक्का फोटोज उस बॉम्बिंग के हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आइजॉल के जो लोग उस समय जीवित थे उन्होंने बाद में बताया, उन्होंने अपने अकाउंट्स वर्णन किए तब बताया कि किस तरह से बाजार पे बम गिराए गए, कई सारी सिविलियन बिल्डिंग्स पर गिराए गए। क्योंकि जो ये वाला प्लेन है, बाय द वे दिस इज अ डसॉल्ट उरगाम प्लेन जिसको हम तूफान कहते थे, ये बहुत ही क्रूड प्लेन है। इसके अंदर वो गाइडेड मिसाइल नहीं होती है कि भैया ये टारगेट है इस पे लॉन्च कर दिया है यहां जाकर ये हिट कर जाएगा। नो, इसके अंदर सीधा बस बम गिरता है, तो वो गिरेगा तो कहीं भी गिर सकता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं हो सकती है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो उस समय सरकार ने कहा कि हमने केवल गोलियां चलाई है एयरफोर्स से और रसद का सामान पहुंचाया है। लेकिन बाद में यह बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। मिजोरम के लोग जो आज भी जीवित हैं, उस समय जीवित थे, जो आज भी मौजूद हैं, वो भी ये बताते हैं कि हाँ बम गिराए गए थे और मिजोरम के अंदर खास करके आइजॉल सिटी में इससे काफी डैमेज हुआ था। एंड सम रिपोर्ट से कि लगभग 15 या 25 सिविलियंस की डेथ हुई थी। कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है क्योंकि सरकार ने उस समय डेथ्स गिनी नहीं थी, काफी असमंजस वाले हालात थे या अफरा तफरी वाले हालात थे, तो इसीलिए एग्जैक्ट सिविलियन डेथ्स का हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन जब इतनी सारी बिल्डिंग डैमेज हुई हैं तो ऑफ कोर्स मतलब इट मस्ट बी इन द डजन्स। तो कुल मिलाकर भारत की वायुसेना ने पहली बार इंडियन सॉइल पर, भारत की सरजमी पर बम गिराए थे। एंड दिस इज द ओनली इंस्टेंस जब आज दिन तक ये हुआ है। उसके बाद से चाहे कोई भी इंसर्जेंसी हो, चाहे माओइस्ट इंसर्जेंसी रही है सेंट्रल इंडिया में या फिर कोई अन्य इंसर्जेंट ग्रुप हो, चाहे नगास का हो या मणिपुर में हो, कभी भारत सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे मन में कि क्या बड़ी बात हो गई एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो। जी हाँ, ये बड़ी बात है। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। जब आपकी देश के हवाई जहाज आप ही के घर के ऊपर बम गिराते हैं तो ये एक बहुत नेगेटिव संदेश देता है लोगों को। जिन लोगों से आप शांति समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन पर बम गिराए जाते हैं एरोप्लेन के माध्यम से, तो इट इज ट्रीटेड एज एन अनइक्वल फाइट, क्योंकि ऑफ कोर्स उस आर्मी के पास तो हवाई जहाज नहीं होंगे। अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी एक सोच ये हो सकती है, लेकिन भारत सरकार की ये सोच नहीं रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल किया है। प्रोपोर्शनेट का मतलब समझते हो कि सामने वाला बंदूक लेकर लड़ रहा है तो उससे आप बंदूक लेकर लड़ेंगे, उस पर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं दागेंगे। तो ये प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल की जो पॉलिसी है ये मोस्टली भारत सरकार ने फॉलो करी है। लेकिन जब ये एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो इसका देखिए इमीडिएट बेनिफिट हुआ या नहीं। हाँ, इमीडिएट बेनिफिट हुआ। MNF के फाइटर्स आइजॉल को छोड़कर फिर से जंगलों में या फिर पहाड़ों में जाकर रहने लग गए। आइजॉल शहर पर फिर से इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैप्चर करके अपना कंट्रोल स्थापित करता है। लेकिन क्या इंसर्जेंसी समाप्त हुई? नहीं। ये MNF के फाइटर अगले 20 सालों तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे एंड टिल मिड 1980s ये लड़ाई काफी हिंसक तरीके से चलती रहेगी। आज के समय जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा, वो खुद एक फाइटर हुआ करते थे। लालडेंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको, ये भी एक बहुत सीनियर फाइटर या ये तो मतलब मूवमेंट के लीडर ही थे। तो ये लोग लड़ते रहे अगले 20 सालों तक जंगलों में छुप छुप कर विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चाइना। इनको काफी सारे हथियार वगैरह मिलते रहे, लेकिन स्थिति इनकी खराब होती है आफ्टर 1971। तो शायद अब आप लोग ये भी समझ पाएंगे कि 1971 में इंडियन गवर्नमेंट के लिए ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना क्यों आवश्यक था। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई ईस्ट पाकिस्तान को हमने अलग आज़ाद देश बनवा दिया, बांग्लादेश बनाने में भारत का ही रोल है मैक्सिमम, तो वो करना क्यों जरूरी था? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करके पूरे उत्तर पूर्व भारत में पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। सो टू स्टॉप पाकिस्तान वी हैड टू इंटरवीन, और इसका फायदा हमें हुआ। 1971 में जब युद्ध भारत ने जीता, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, तो उसमें
कई सारे जो ये संगठन है नॉर्थ ईस्ट के जिनको हथियार मुहैया कराए जा रहे थे पाकिस्तान से, उसमें कमी आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बंद हो गया, 100% बंद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 100 से 50 पे तो आ ही गया। और यही स्थिति मिजोरम में भी होती है कि जब बांग्लादेश बन गया तो यहाँ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा। हाँ, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, वो चाइना या बर्मा के थ्रू अभी भी हथियार पहुंचा देता था, बट स्टिल दे वर फीलिंग द क्रंच। मिजो के फाइटर्स जो हैं, MNF के फाइटर हैं, अब उन्होंने भारत सरकार से बातचीत शुरू करी 1970s के अंत में, और 1980s आते आते ये बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है। माना जाता है कि रॉ के माध्यम से सबसे पहले बातचीत हुई जब लाल डेंगा उनसे स्विट्जरलैंड में मिले थे, और फाइनली जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1984 में, तो राजीव गांधी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि हमें नॉर्थ ईस्ट में शांति करवानी है। तो आपने देखा कि उन्होंने असम अकॉर्ड भी करवाया साइन, और यहाँ पर एक और अकॉर्ड यहाँ पर मिजोस के साथ साइन किया जाता है। तो राजीव गांधी लाल डेंगा के साथ मिलते हैं 85 में, एंड फाइनली द मिजो पीस अकॉर्ड इज साइन। तो राजीव गांधी थे तब प्रधानमंत्री, और इन्होंने ये शर्त मान ली मिजोस की कि मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। फाइनली 1987 में मिजोरम एक नया राज्य बनता है, और काफ़ी सरप्राइजिंगली जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, बाय द वे मिजोरम वाज ऑलरेडी अ यूनियन टेरिटरी, वहाँ चुनाव होते थे, मुख्यमंत्री होता था, तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपना पद छोड़ा ताकि जो इंसर्जेंट्स के लीडर थे लाल डेंगा, वो चीफ मिनिस्टर बन सकें। इसी तरह से लाल डेंगा बनते हैं पहली बार मिजोरम के राज्य के चीफ मिनिस्टर, और ये उस समय की एक फोटोग्राफ है जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी वाइफ हैं सोनिया गांधी, ये ओपन जीप में आइजॉल का पूरा एक राउंड काटते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी एटसेट्रा, जस्ट टू शो दैट सिक्योरिटी सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड। तो मिजो पीस अकॉर्ड भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल समझौतों में माना जाता है, क्योंकि देखिए असम में समझौता हुआ, हिंसा जारी है, नगास के साथ समझौता हुआ 97 में, फिर भी हिंसा अभी भी जारी है, फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। लेकिन जो मिजोरम वाला अकॉर्ड है ये 1986 के एंड में साइन हुआ था, ये आज दिन तक होल्ड कर रहा है। इवन आफ्टर 35-36 ईयर्स देयर इज कंप्लीट पीस इन मिजोरम, यानी कि ये अलगाववाद वाली पीस तो पूरी तरह से है। हाँ, कोई छोटा मोटा दूसरा इशू हो जाता है, जैसे अभी मणिपुर के बॉर्डर के साथ कुछ इशू हो गए या असम के बॉर्डर के साथ दिक्कतें हो गई, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल मोर और लेस मिजोरम हैज बीन वेरी मच स्टेबल एंड इट इज वेरी पीसफुल। टूरिज्म वहां पर बढ़ रहा है, मिजोरम के अंदर एजुकेशन इतनी अच्छी है कि वो केरला को बीट करके मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया बन चुका है। तो मिजोरम ने काफी हिंसा देखी, लेकिन उसके बाद जब शांति हुई तो पूरी तरह से वहां पर शांति हो चुकी है। लेकिन 1950s से लेकर आज दिन तक उत्तर पूर्व भारत के कई राज्यों में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके लिए कई बार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी जिम्मेदार माना जाता है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट या सेटल नहीं किया। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस बात से कितने सहमत हैं। देखिए, इसके प्रोज और कॉन्स दोनों मैं बता देता हूं, या दोनों साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो बता देता हूं। नेहरू के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब थी, कि इतनी खराब थी कि शायद वहां पे 4-5 अलग अलग देश बन जाते। उससे तो बेहतर ये है कि आज सारे एरियाज भारत के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ राज्यों में हिंसा जारी है, लेकिन कई राज्यों में हिंसा बिल्कुल नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनमें मोर और लेस बातें सब सेटल हो चुकी हैं। असम इज मोर और लेस पीसफुल। तो केवल अभी आधे राज्य हैं जिनके अंदर कुछ हिंसा वाली घटनाएं हो रही है, वरना ये जो अलगाववाद है ये पूरी तरह से सेटल हो चुका है सभी राज्यों में। ठीक है, तो सिचुएशन जो बहुत ही बुरी थी उसको मैनेज करके किसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने इन राज्यों को देश के साथ जोड़े रखा। हालांकि पूरी तरह से वो उसे मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ पाए या डेवलपमेंट नहीं दे पाए। दूसरी ओर जो आलोचक हैं, खास करके जो आज की रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो हमेशा यही कहती है कि नेहरू ने नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी है वो प्रॉपर्ली अडॉप्ट नहीं करी, ना तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ ना ही शांति आई। दोनों में से एक चीज़ तो आनी चाहिए थी, या तो आप शांति ले आइए या डेवलपमेंट ले आइए। जब दोनों ही नहीं आया, देन वी कैन कॉल दैट दिस पॉलिसी वॉज अ फेलियर। और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी फिर से आलोचना करी है कांग्रेस सरकार की कि देखिए आपके प्रधानमंत्री ने 1966 में क्या किया था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी जो रिबटल है वो हमें देखना चाहिए। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर बमबारी नहीं करी होती या वो एक्शन नहीं लिया होता तो मिजोरम शायद भारत से अलग हो चुका होता, देयर वुड हैव बीन अनदर कंट्री उस जगह पर। तो आज मिजोरम भारत के साथ है क्योंकि इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आइजॉल शहर जब अलगाववादियों के हाथ में जा रहा था उस समय वहां पर बम गिराने सही थे या नहीं, वॉज दैट एक्शन जस्टिफाइड और नॉट। इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करूंगा। समुद्र मंथन हमारा जो टेस्ट होता है संडे को, उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए। अनअकैडमी के जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ आप हमारे चैनल्स पर और वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज़ को ज़रूर देखिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।